बाद में सर सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पे। ये मैन्युफैक्चरिंग का डैशबोर्ड है। अब इस मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे जो हमारे आइटम्स हमें दिख रहे हैं, मान लो ये हमारे कोई भी आइटम्स है, जैसे मैं अभी एक आइटम नया आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और यदि मेरे पास उस आइटम का कोई ऑर्डर आया है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे मतलब यदि मेरे पास कोई ऑर्डर आया है जस्ट सपोज, और उस ऑर्डर के अंदर एक आइटम ऐसा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिखने शुरू हो जाएंगे सर हमें। मान लो वो नंबर ऑफ ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है, तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे ना सर, तो किस किस पार्टी से कितना आइटम ऑर्डर आया है, ये चीज हमें वहां पे दिख जाएगी सर। तो आप सीआरएम को यहाँ से कैच कर रहे हैं, राइट? हाँ, मैं सीआरएम नहीं, मैं बताऊंगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे सेल्स के अंदर सेल्स ऑर्डर मेरे पास कोई सेल्स ऑर्डर मेरे पास कोई आया है, ऑर्डर डालने के बाद। हाँ जी, ऑर्डर सेल ऑर्डर मैंने यहाँ पे यदि डाला कोई, और उस सेल ऑर्डर के अंदर वो प्रोडक्ट है जो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है ना, तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड पे भी दिख जाएगा। अब बेसिकली जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास 2 आइटम है, तो एक आइटम क्रिएट करते हैं पहले। जैसे मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, मैंने बोला मेरा एक आइटम है, मान लेते हैं मेरा आइटम है कंप्यूटर, और मैंने कंप्यूटर को मैं जो सेल करता हूँ, कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग मुझे करनी है, तो मुझे यहाँ पर एक यूनिट डालनी पड़ेगी। तो मैंने नंबर्स डाल दिया, इसका एसएचएन कोड डालना चाहूँ वो डाल सकता हूँ, इसकी जो मैं जीएसटी जितने % लगता है वो डाल सकता हूँ। अब इसके बाद में ना 4 टैब नज़र आ रहे हैं सर यहाँ पे। आपका एक कंसर्न था कि मेरी जो एडिशनल कॉस्ट है वो हर मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त चेंज हो जाती है, तो वो हम फीचर कस्टमाइज दे देंगे अभी आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक प्रोसेस हम बना सकते हैं, यहाँ पे हम बॉम्ब्स क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ बॉम्ब्स है वो क्रिएट हो जाएंगे, एडिशनल कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, और यदि उस किसी प्रोसेस में कुछ स्क्रैप निकलता है तो स्क्रैप भी आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है, कंप्यूटर जो बनता है, सबसे पहले उसकी असेंबलिंग होती है, और असेंबलिंग में मान लेते हैं 1 दिन का समय लगता है या 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है जी। और असेंबलिंग जो करता है वो मिस्टर अमित जी करते हैं यहाँ पे। इसके बाद में जब प्रोडक्ट असेंबल हो जाता है तो उसके बाद में वो टेस्टिंग में जाता है, मान लेते हैं वो टेस्टिंग में मान लेते हैं 2 घंटे का समय हम देते हैं, ठीक है जी। और इसकी जो टेस्टिंग करते हैं ये पुष्पराज जी करते हैं। अब इसके बाद में आ जाता है कि यदि हमारे पास और कोई प्रोसेस है तो हम उन और प्रोसेस को भी ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है बिल्स ऑफ मटेरियल की, कि हमारे बिल्स ऑफ मटेरियल कौन कौन से लगते हैं। तो हमने बोला कि जी यहाँ पे जो हमारे मटेरियल्स लगते हैं उसमें हमारा जस्ट सपोज सीपीयू लगता है, और इसके बाद में हमारा मान लेते हैं एक हमारी हार्ड डिस्क लगती है, 1 मिनट, हार्ड डिस्क 500 GB लगती है, ठीक है। और मान लेते हैं हमारा यहाँ पे एक आइटम और लगता है, मान लो माउस लगता है, और यदि हमारे पास माउस है, हाँ माउस है हमारे पास, माउस का स्टॉक 0 पड़ा हुआ है अभी, कोई बात नहीं, मान लेते हैं माउस हमारे 2 आइटम लगते हैं, ये 3 आइटम हमारे मान लो लगते हैं यहाँ पे सर, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद में यदि कोई एडिशनल कॉस्ट है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मान लो एक चाय का खर्चा है, कोई भी खर्चा है, मान लेते हैं एक कंप्यूटर पे हमारे पास 50 रुपये का एक खर्चा लगता है, तो जो बिल्स ऑफ मटेरियल की कॉस्ट नीचे दिख रही है आपको 2000 रुपये दिख रही है, एक्स्ट्रा चार्ज हमारे 50 रुपये लग गए। कोई स्क्रैप लगता है तो हम स्क्रैप भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और सर यदि हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में कोई चीज़ नहीं आ रही है तो हम रियल टाइम पे क्रिएट कर सकते हैं इस वाले फंक्शन को क्लिक करके। यहाँ पे हम मैनुअली हम ऐड कर लेंगे। अब जैसे मैनुअली हम ऐड करेंगे ना कुछ भी चीज़, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम हमें यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं इसमें स्क्रैप तो कुछ आएगा नहीं, तो मैं स्क्रैप को हटा देता हूँ, और मैंने इस आइटम को जस्ट क्या कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये मेरा जो आइटम है सर, ये मेरा हो गया क्रिएट। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस आइटम की भी मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, इसका मेरे पास कोई भी ऑर्डर नहीं है। अब ये यहाँ पे देखो, ये नंबर ऑफ आइटम की लिस्ट है, हो सकता है 10 आइटम हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, 20 करते हैं, 25 करते हैं, 50 करते हैं, वो सारे आइटम की लिस्ट आ जाएगी। अब मेरे पास यदि कोई भी ऑर्डर आता है, ठीक है ना, तो जस्ट मुझे क्या करना है, क्लिक करना है प्लस के बटन पर, और जो मुझे आइटम मैन्युफैक्चरिंग करना है वो आइटम मुझे लेना है यहाँ पे। जैसे मैं उस आइटम को लूँगा वैसे ही यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि इस मटेरियल में, इस आइटम को बनाने में 3 मटेरियल लगते हैं, ठीक है, और उसके ये बिल्स ऑफ मटेरियल है। अब मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे 10 पीस चाहिए, 10 प्रोडक्ट बनाना है मुझे, तो 10 प्रोडक्ट के हिसाब से बॉम्ब भी आ गया, उसका चार्ज भी आ गया, और टोटल कॉस्ट मेरी इतनी आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैं उसका कोई बैच नंबर डालना चाहता हूँ तो बैच नंबर डाल सकता हूँ, जिससे मैं आगे
रिपोर्ट्स निकालते वक्त चेक कर सकूं। मैन्युफैक्चरिंग डेट मेरी आज की आएगी, जब मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा तो वो अपने आप डेट चेंज कर लेगा। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है, यदि मैं डायरेक्टली सेल्फ के लिए बना रहा हूँ, फिर अभी मैंने मैन्युफैक्चर कर दिया, बाद में बेचना है तो ये कर सकता हूँ। और यदि मुझे कोई जॉब इन आई है मेरे पास, तो जॉब इन पे भी कर सकता हूँ। जॉब इन में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा हमारा, कि जिस कंपनी के थ्रू हमने ये जॉब इन किया है। और यदि कोई हम जॉब आउट कर रहे हैं तो जॉब आउट में भी हम कंपनी का नाम डाल सकते हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू जॉब आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है। ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डाल दिया सर। जैसे ही मैंने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये डाला, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेरे पास ऑर्डर्स हैं, वो ऑर्डर्स 5 हो गए, पहले 4 थे। देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये सब आइटम ऊपर की तरफ मैन्युफैक्चर्ड है पहले से, ये सब आइटम मैन्युफैक्चर्ड है पहले से, ठीक है ना। इसकी क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ दिख रही है कि कैसे कैसे मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। अगर यदि मैं बात करूँ, जो मेरा अब लास्ट ऑर्डर आया है, जो मैंने लास्ट अभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए डाला है, तो इसमें आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आ रहा है क्वांटिटी नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल है, प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो जैसे मैं बोलूंगा कि जी मुझे प्रोडक्ट अवेलेबल कराने हैं यहाँ पे, तो यहीं पे परचेज का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ पे ये भी काम कर सकते हैं। कई कंपनी में क्या होता है कि परचेज डायरेक्ट नहीं होता, पहले परचेज ऑर्डर होता है, आफ्टर दैट परचेज ऑर्डर के बाद में परचेज होता है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली परचेज ऑर्डर भी करा सकते हैं। अभी जैसे मैंने अभी यहाँ पे परचेज किया हुआ है, तो जस्ट मैं परचेज के बटन पे क्लिक करूंगा, जो जो आइटम मेरे सोर्ट हैं ऑटोमेटिक वो आइटम्स मेरे यहाँ पर आ जाएंगे, अभी लोड हो जाएंगे। ये मेरे आइटम लोड हो गए। मुझे जिस पार्टी से वो प्रोडक्ट परचेज करना है, जस्ट मुझे उस प्रोडक्ट, उस आइटम को डालना है, उस पार्टी को डालना है, और जस्ट मुझे वो सेव कर देना है। जैसे ही मैं ये सेव करूंगा, जो मेरा परचेज प्राइस है, मैं वो परचेज प्राइस डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है सर, जो भी मेरा परचेज प्राइस आ रहा है, और मैं उस पर जस्ट सेव करूंगा। तो अब आप देखेंगे कि जो मेरा जो आइटम है, एक मिनट मैं इसको यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ। जितना अमाउंट डालना है, 0 तो 0 डाल सकते हैं, और यदि वाइज कोई भी पेमेंट नहीं रखनी तो रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यदि मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे जो प्रोडक्ट हैं, एक मिनट रुकिएगा सर, यहाँ पे जो मेरे पास प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट मेरे पास अब इस तरीके से मेरे पास ये प्रोडक्ट क्या हुए हैं, परचेज हुए हैं। ये यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पर अब मेरे पास जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट मैंने कौन कौन से परचेज किए हैं वो दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। अभी लोड हो जाएगा ये आपके पास, और इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। कोई आइटम रह गया मेरा शायद, मेरे ख्याल से 3 आइटम्स में नंबर ऑफ क्वांटिटी मैंने परचेज कर ली है। ठीक है, शायद मैंने, ओ सॉरी सर, शायद इसमें मैंने एक आइटम वो वाला डाल दिया था जिसमें शायद प्रोडक्ट का प्राइस नहीं था। एक मिनट सर, मुझे चेक करना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए सर। क्वांटिटी नॉट अवेलेबल, कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं हैं। ओके, इसमें शायद मैंने एक प्रोडक्ट को सर, शायद मैंने कोई जो क्वांटिटी है वो कम कर दी है सर मैंने, जिसकी वजह से ये चीज़ आ रही है। इसको मैं यहाँ पे देख सकता हूँ सर, जो मेरे प्रोडक्ट हैं, मेरा जो कंपोनेंट्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस पड़े हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 प्रोसेस मेरे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। एक प्रोसेस मेरा पड़ा हुआ है यहाँ पे पेंडिंग में, एक मिनट सर, शायद बिल्स ऑफ मटेरियल में, एक मिनट रुकिए सर। कंप्यूटर्स मैंने डाल दिए यहाँ पे, और अवेलेबल स्टॉक मेरे पास ये हैं। मैं यहाँ पे अभी 5 प्रोडक्ट डाल रहा हूँ सर। एक मिनट रुकिएगा, सेव करता हूँ मैं।
नंबर ऑफ स्टॉक मेरे पास यहाँ पर बैच नंबर मैंने कोई नहीं डाला है, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे स्टेटस नोट अवेलेबल आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये आपका प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, इस वाले कंपोनेंट्स में यदि मैं इस वाले ऑर्डर की बात करूँ तो इस वाले ऑर्डर में मैंने 10 प्रोडक्ट डाले थे सर, 10 क्वांटिटी चाहिए थी, तो 10 क्वांटिटी यहाँ पर नोट अवेलेबल आ रही है प्रोडक्ट की, जबकि मैंने अभी 4 प्रोडक्ट डाले हैं यहाँ पे डालने के लिए, तो सर यहाँ पे है ना ये कंपोनेंट्स स्टेटस आपका अवेलेबल आ रहा है। अच्छा, इसमें छोटी सी चीज़ एक मैं बताता हूँ सर आपको, इसमें अब यहाँ पर मैं यदि चाहता हूँ कि मेरी असेंबलिंग कंप्लीट होगी है, तो मैं असेंबलिंग कंप्लीट पे क्लिक करूँगा और इसकी जो क्वालिटी है मैं वो डाल सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे ये गुड क्वालिटी में मिला है या बेस्ट क्वालिटी में मिला है, जो भी चीज़ डालना चाहता हूँ मैं डाल सकता हूँ। अब यदि मैं यहाँ पे जाके देखूंगा सर, तो मेरा जो प्रोसेस है वो मेरा एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और दूसरा प्रोसेस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जितने भी प्रोसेस मेरे कंप्लीट हो गए हैं, जैसे इसकी यदि मैं बात करूं तो ये प्रोडक्ट मेरा क्या है यहाँ पर नन है, अभी कोई कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें तो कोई भी प्रोसेस चल ही नहीं रहा है, इसमें एक प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, तो मैं दूसरे प्रोसेस को भी कंप्लीट करना चाहता हूँ टेस्टिंग वाले को। अब जो टेस्टिंग है वो बेस्ट क्वालिटी के साथ हुआ है मान लेते हैं, उसको ओके करते हैं, तो इस तरीके से मैं जितने भी प्रोसेस हैं आपके रियल टाइम में आपके वो कंप्लीट होते चले जाएंगे, और जब जो भी आपके प्रोसेस पेंडिंग में है वो आपके पेंडिंग वाले प्रोजेक्ट दिखते रहेंगे। अब यदि कोई प्रोसेस आपने कंप्लीट कर दिया था, जैसे ये प्रोसेस आपने कंप्लीट कर दिया था ऑर्डर नंबर 6 का, और इसकी क्वालिटी आपने बेस्ट गुड डाली हुई थी, और यदि इस क्वालिटी में यदि कोई दिक्कत है तो यहाँ से आप क्वालिटी को बाद में अपडेट भी कर सकते हैं सर। और इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, जो पर्सन आप चाहते हैं कि क्वालिटी बाद में चेंज ना हो, तो वो भी हम सेटिंग्स में डाल सकते हैं कि बाद में चेंज करना है उसको या नहीं करना है। इसके बाद में हमारी मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्ट बन के आ जाती है, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, जो भी हमने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्ट आ जाती है यहाँ पे। जब हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है तो वो प्रोडक्ट हमारे पास आइटम लिस्ट में भी आ जाता है, और उस आइटम को हम क्या कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। यदि कोई हमारे पास आइटम है तो उस आइटम को हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं सर। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, और इसमें जैसा भी आपको कस्टमाइजेशन चाहिए वो कस्टमाइजेशन आपको मिल जाएगा। हेलो जी राज सर, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल क्वेरी को सोल्व करूंगा सर। मैं आपकी ये तो नॉर्मल आपने असेंबली करके दिखा दिया, बट सपोज कि ये चाइल्ड बॉम्ब है तो फिर कैसे होगा? देखो सर, जैसे मुझे पता है कि मेरा एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को बनाने में 4 बोम लगते हैं, 4 प्रोडक्ट हमारे लगते हैं, ठीक है ना? हाँ। और उसके चाइल्ड बोम है, जैसे मान लो हमारा कंप्यूटर बनेगा तो कंप्यूटर में एक मान लो हमारा सीपीयू बनेगा, तो पहले हम एक सीपीयू का बोम बनाएंगे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आइटम में सीपीयू बनाएंगे, एक हम अपना एलसीडी का बनाएंगे, एक हम अपना कीबोर्ड का बनाएंगे, एक माउस का बनाएंगे, ठीक है? और जब हम दूसरा आइटम बनाएंगे तो जो चाइल्ड बोम है वो चाइल्ड बोम उठा के हम क्या डाल देंगे, उस प्रोडक्ट के अंदर डाल देंगे सर। अच्छा, तो वो आपका कितने लेवल तक चाइल्ड बोम होता है, मतलब जैसे एक प्रोडक्ट को बनाने में आपके 10 चाइल्ड बोम बनते हैं, 20 बनते हैं, कितने हमारे 50 से 60 तक चले जाते हैं। अच्छा, 50 से 60 तक चले जाते हैं आपके। तो नंबर ऑफ आइटम्स मान के चलो, यदि एक बिल्स ऑफ मटेरियल को बनाने में हो सकता है 10 आइटम लगते हो, किसी में 20 लगते होंगे, किसी में 50 लगते होंगे, इस तरीके से होता होगा सर। राइट। और वो सारे कंपोनेंट्स बनेंगे, फिर उन कंपोनेंट्स से हमारा मेन बॉम बन जाएगा हमारा। हाँ, ठीक है, तो इसमें जो आपके चाइल्ड बॉम यूज होते हैं उनमें भी प्रोसेस यूज होता है या उनमें प्रोसेस यूज नहीं होता है? प्रोसेस यूज होता है। इवन वो अलग अलग जॉब वर्क के लिए जाते हैं मल्टीपल वेंडर्स के पास, वहां से आने के बाद वो बॉम्ब कंप्लीट होता है, फिर उस बॉम्ब को हम एज अ सब असेंबली हम लोग यूज करते हैं फाइनल असेंबली के टाइम। ओके, मतलब यदि जैसे हमने अभी यहाँ पे जो अभी हमने मान लो एक कंप्यूटर बनाया था और वो एक चाइल्ड बॉम्ब है, तो उसको हम क्या करते हैं, जॉब आउट कर देते हैं। ओके। हाँ, तो यहाँ पे यदि हमारा कोई एक चाइल्ड बॉम्ब है तो उसको हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ से हम अपने जो वेंडर है उस वेंडर को दे देंगे वो प्रोडक्ट कि ये वेंडर है मेरे पास, इस वेंडर को मुझे क्या करना है, इसको सेल करने के, इसको ये बना के देगा मुझे। समझ गया मैं। तो जो हम सर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हम जॉब आउट करते हैं, तो उसी चीज़ की आप बात कर रहे थे कि मेरे पास मटेरियल तो सेम है पर एडिशनल कॉस्ट मेरी चेंज हो जाती है। आई एम राइट? या अच्छा, इवन प्राइसेस भी चेंज हो जाती है हमारी बहुत बार। अच्छा, ये प्राइसेस भी यहाँ पे चेंज हो जाते हैं आपके जो बिल्स ऑफ मटेरियल में बने हुए हैं।
जी। तो ये भी आपको कस्टमाइजेशन लेवल पे चाहिए। हाँ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जब मैं जॉब आउट कर रहा हूँ किसी एक चाइल्ड बोम के लिए, तो मुझे क्या चाहिए, चाइल्ड बोम मैंने यहाँ पे यदि लिया हुआ है तो यहाँ पर मुझे प्राइस भी कंट्रोल करना है और एडिशनल कॉस्ट भी कम चेंज करनी है। आई एम राइट सर? अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं पीओ रेज कर रहा हूँ, फिर इनवॉइस रेज कर रहा हूँ वेंडर को, ठीक है, तो उस वक्त जो प्राइस यूज हो रहा है, अगर वो प्राइस मेरे अगर वो ऑटोमेटिक ले लेता है बॉम्ब में, दैट्स गुड सर, वो हमारे लिए और सिंपल हो जाएगा सर। देखो एक्चुअली उसमें आपके लिए भी सिंपल है और हमारे लिए भी सिंपल है। उसमें क्या है ना कि यूजर को हम यदि ये पावर दे देते हैं कि वो रेट चेंज कर लेता है, तो उस कंडीशन में क्या है ना, रेट गलत डाल दिया किसी यूजर ने तो उसमें बड़ी मिस्टेक होती है। मगर यदि आपने जैसे बहुत बढ़िया बात आपने बोली कि यदि आप एक परचेज ऑर्डर आपने लिया, आपके पास एक पीओ आया और उस पीओ के अंदर जो प्राइस आ रहा है आपका उस प्रोडक्ट का, वही आपके बोम में चला जाए। आई एम राइट? या दैट्स गुड सर, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो हम यहाँ पे जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो जैसे हम जॉब आउट करेंगे और जिस पार्टी को हम डालेंगे, ठीक है, उस पार्टी को हम यहीं पे हम वो वाली प्राइस दिखा देंगे उसको बिल्स ऑफ मटेरियल में, जो प्राइस हमारे पास उस प्रोडक्ट के लिए आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते, समझ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। और डाउट, दूसरा डाउट पूछिए सर, नेक्स्ट क्या पूछना चाह रहे थे आप? सपोज करो कि एक बॉम्ब बन रही है, तो इसके लिए 3-4 वेंडर से ये घूम कर आ रही है, ठीक है, एक प्रोक्योरमेंट हो रहा है, प्रोक्योरमेंट के बाद वो 2-3 प्रोसेस में जा रहा है, फिर फाइनली वो एक सेमी फिनिश्ड गुड हमारे लिए वो बन कर आ रहा है। ओके ओके, तो सर ये चीज पे मुझे काम करना पड़ेगा, ये वाला काम मेरे पास अभी नहीं हो रहा है। मैं जो समझाऊं वो समझाना चाह रहा हूँ आपको कि मेरे पास एक प्रोडक्ट आया, पहले वो एक वेंडर पे गया, ठीक है, फिर उसके बाद में वही प्रोडक्ट दूसरे वेंडर पे जा रहा है, उस पे कुछ दूसरा काम करने वाला। मान लो जस्ट सपोज पहली बार वो पुलिस होके आया है, सेकंड बार मान लो फर्स्ट टाइम वो असेंबल होके आया है, सेकंड टाइम पुलिस होके आया है, थर्ड टाइम पे वो फिनिशिंग होके आया है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट एक ही है, मतलब वो जा 3 वेंडर पे रहा है जी, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे जो प्रोसेस है ना सर, इस प्रोसेस में मुझे रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो आ रहे हैं ना वो वेंडर डलवा दूंगा मैं, कि मेरे पास जो असेंबलिंग हो रहा है ये वाला वेंडर कर रहा है, मेरे पास टेस्टिंग कर रहा है ये वाला वेंडर कर रहा है, इस वाले वेंडर ने किस तरह की टेस्टिंग करी है वो हम गुड और राइट करते थे ना यहाँ पे आके, जो हम तो वो यहाँ से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर अभी हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन आ रहे हैं ना, ये हमारे इम्प्लॉयज आ रहे हैं, इसको हम आपके लिए कस्टमाइज कर देंगे कि इसमें आप यहाँ पे इम्प्लॉय भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सिलेक्ट वेंडर ऑल्सो। तो Ankur ji, I have a doubt. जी सर जी। If we add that vendor in the place of responsible person, how can we add the value? So vendor 2, 3. So each vendor will have a value, right? So we have to clear the invoice. डेफिनेटली सर, देयर इज नो इशू सर। एक्चुअली जब भी हम कोई एडिशनल कॉस्ट लगा रहे हैं तो एडिशनल कॉस्ट उस वेंडर पे जब लगा रहे हैं हम, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए सर। जब यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम यहाँ पे कोई प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे जस्ट सपोज हमारा प्रोसेस है असेंबलिंग का, ठीक है, और असेंबलिंग का जो प्रोसेस है उसकी हम एडिशनल कॉस्ट डाल रहे हैं यहाँ पर कि ये असेंबलिंग की कॉस्ट के लिए चार्ज लग रहा है इस रुपए का। तो क्या होगा ना सर, आपने बोला था कि मुझे एडिशनल कॉस्ट जब मैं डालूंगा, जॉब इन डालूंगा या जॉब आउट डालूंगा, तो वहां पे डालें, तो जो वेंडर आप डालेंगे उसी वेंडर पे जो कॉस्ट आप देंगे वो कॉस्ट आ जाएगी सर। क्योंकि असेंबलिंग की जो कॉस्ट है या जो भी प्रोडक्ट हम डाल रहे हैं उसमें सर ने मुझे ये चीज़ पहले ही अभी क्लियर की थी कि मेरी जो कॉस्ट है वो चेंज होती रहती है। अभी मैं किसी को दूसरा कॉस्ट दे रहा हूँ तो एक वेंडर को मैं अलग कॉस्ट डालूंगा, दूसरे को कॉस्ट ऑटोमेटिक दूसरी चली जाएगी सर। आई थिंक क्लियर कर पाए होगा। यहाँ पे जब हम रिपोर्ट का पार्ट देंगे ना, तो ये देखिए एडिशनल कॉस्ट जो यहाँ पे आ रही है, ये प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, मैं अब समझ गया हूँ सर। तो ये जो प्रोडक्ट बना था हमारा, प्रोडक्ट की कॉस्ट तो ये लगी थी हमारी, ठीक है ना सर, और एडिशनल कॉस्ट इस पे ये लगी थी। तो ये जो रिपोर्टिंग का पार्ट है ये आपके लिए हम प्रॉपर कस्टमाइज करके देंगे। इसमें क्या है कि देखिए एक्चुअली सर क्या होता है ना, हर पार्टी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है।
मैन्युफैक्चरिंग एक इतना बड़ा फील्ड है, उसमें ना हर पर्सन की अलग रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे आपने बोला कि जी मेरा जो वेंडर है ना, वो एक ही प्रोडक्ट को 4 बार 4 अलग-अलग वेंडर को जाता है। तो यहाँ पे जो एडिशनल कॉस्ट आएगी, उस एडिशनल कॉस्ट में जैसे मैंने फैन वर्क लिखा हुआ है 2000 रुपये, तो किस वेंडर ने किया है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर इसके अंदर दूसरा जो एडिशनल कॉस्ट है वो किस वेंडर ने किया वो भी दिख जाएगा आपको। फिर तीसरा जो वर्क किया है वो किस वेंडर ने किया वो भी दिख जाएगा। तो यहीं पे आपको जो रिपोर्टिंग का पार्ट है ये पूरा कस्टमाइजेबल होता है सर। मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, ये तो प्रिंट में हम आते हैं, ये तो सिंपल सा है सर, सेल इनवॉइस, ठीक है ना। सेल इनवॉइस आप देखिए, एक डिजाइन ये हो गया सेल्स इनवॉइस का, एक डिजाइन ये हो गया सर सेल्स इनवॉइस का, एक डिजाइन ये हो गया सेल्स इनवॉइस का। तो ये तो कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट है। मगर जैसे आपने रिपोर्टिंग का पार्ट बोला, तो रिपोर्टिंग का पार्ट एक बार हम है ना आपसे एक्सेल में बनवाएंगे सर। एक्सेल में आपके साथ बनाएंगे बैठ के। फिर जो आप रिपोर्ट, अभी आपने जैसे बोला कि मुझे ये बता दो कि किस किस वेंडर से कितना कितना लगा, तो वो रिपोर्टिंग का पार्ट यहीं पे आपको पूरा दिख जाएगा सर। इस प्रोडक्ट को बनाने में 4 वेंडर लगे तो 4 की डिटेल आएगी, 5 लगे तो 5 की डिटेल, और हर वेंडर को जो जो पीओ रेज हुआ है वो कितने रुपए का रेज हुआ वो यहीं पे दिखेगा आपको। समझ गया। तो और एक चीज है, जैसे ये तो आप कस्टमाइजेशन पे आ गए, बट अगर मैं कुछ एज्यूम करूंगा कि आपकी होनी चाहिए पहले से, ये सर है पहले से। देखिए ना, मैं अगर 5 पीओ रेज कर रहा हूँ तो वो 5 पीओ एक दिन का कौन सा कैसे खोल सकते हैं, और उसके अगेंस्ट कितने इनवॉइसेस पे हो गई या कितनी ड्यू है? अच्छा, ये चीज़ तो सर यहाँ पे आएगा। फिर जैसे मान लो मेरे पास कुछ परचेज ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना, तो ये परचेज ऑर्डर यहाँ पे दिखेंगे, और इन परचेज ऑर्डर के बेस पे यदि आपने परचेज काट दिया है यहाँ पे, तो जैसे मान लो जस्ट सपोज इस पर्सन का परचेज कट गया है। अब इसमें डाटा शायद इनसफिशिएंट होगा, मैं सेव कर देता हूँ इसको एक बार। अब परचेज ऑर्डर था मेरा, ये मेरा परचेज ऑर्डर था। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब ये डिसेबल हो गया है क्योंकि इसके अगेंस्ट में परचेज कट चुका है। ओके, यानी परचेज कैंसिल कर दिया, राइट? हाँ जी, नहीं परचेज हो गया ना सर, तो वो इस वजह से डिसेबल हो गया है, वो परचेज में चला गया है। देखो एक्चुअली सर चीजें सारी हैं। तो फिर ये आप परचेज में देखेंगे फिर? हाँ जी, ये परचेज में जाके हम देख सकते हैं। एक मिनट, अंकुर सूर्यन, ये वाला प्रोडक्ट था। इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ तो आप 23 तारीख है ना, अभी काटा मैंने 23 तारीख को। अमाउंट तो 0 दिखा रहा था, यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है। वो लास्ट बैलेंस का, एक मिनट देखना, पे 0 है सर, पे 0 है, अमाउंट तो वही आ रहा है ना, पेमेंट 0 ये सारी चीजें एक्सेल में निकलती हैं रिपोर्ट्स कि हाँ, मैंने इतने पीओ रेज किए हैं और इतने इनवॉइसेस बाकी हैं, पेड हैं। बिल्कुल सर, रिपोर्ट पार्ट्स में यदि आप जाएंगे तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, और जैसे मान लो आपको डे बुक चाहिए, आपको कैश बुक चाहिए, सेल्स रजिस्टर चाहिए, परचेज रजिस्टर चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए सर, वो आपकी जस्ट आपको एक्सेल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपके पास एक्सेल आ जाएगा इस तरीके से। पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में भी आ जाएगा आपके पास। इस तरह से फिर आप चेक कर सकते हैं कौन सी डेट पे कितना पीओ कटा है, कितना बैलेंस है, कितना रिसीव्ड है, कितना अमाउंट है, वो आपके पास आ जाता है। और यहाँ से आप अपना जो है, यदि आपको इसमें रिसीव अमाउंट नहीं चाहिए तो जस्ट आपने रिसीव में से क्लिक कर दिया, हटा दिया, तो अब आप यहाँ पे जो देखेंगे, जो आपके पास फीचर है यहाँ पे रिसीव्ड वाला फंक्शन हट गया। मान लो मुझे यहाँ पे टाइप वाला फंक्शन हटाना है, तो मैंने बोला कि जी मुझे टाइप वाला फंक्शन हटाना है। यहाँ से डेट के जस्ट बाद में, देखिए डेट है, डेट के जस्ट बाद में टाइप आ रहा है, तो मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ से टाइप नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ से टाइप भी खत्म हो गया। तो अपने हिसाब से कॉलम को आप डाल दीजिए, उस कॉलम के हिसाब से आप अपना पीडीएफ निकाल लीजिए या रिपोर्ट निकाल लीजिए, जो भी आप निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। तो वो तो रिपोर्टिंग तो एक्सेल में ही निकलती है, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपके पास आ ही जाएगी सर। मिनिमम स्टॉक लेवल अगर हमें जानना हो, किसी स्टॉक का हमारा मिनिमम चला गया या फिर 0 होने वाला है, हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, ऐसा कोई रिमाइंडर आएगा? हाँ, अब जब आप आइटम क्रिएट करते हैं तो आइटम क्रिएट करते वक्त एक आपको चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं कि मेरे पास यदि ये वाला आइटम 10 से नीचे जाता है
तो मेरे पास क्या है, एक रिमाइंडर आ जाए, एक आउट ऑफ द स्टॉक में वो प्रोडक्ट दिख जाए, तो वो चीज़ जैसे आउट ऑफ द स्टॉक जाएगी सॉरी सर, तो यहाँ पे लो स्टॉक अलर्ट आता है। लो स्टॉक अलर्ट आपने किसी प्रोडक्ट में हो सकता है आपका 110 हो सकता है किसी प्रोडक्ट में एक आपका 50 ही हो, तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, फिर वो उसके हिसाब से आपको लो स्टॉक अलर्ट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। मगर